मास्टर का चौथा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। किसका नहीं जानते थे? तो लोहे का। हड़प्पा के लोग लोहे के का प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। लोथल एक ऐसी संरचना है जो कुछ पुरातत्व के अनुसार निम्नलिखित में से क्या थी? डॉकयार्ड। लोथल सिंधु सभ्यता कालीन बंदरगाह था। यहाँ से गोदी डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पकी हुई ईंटों की सहायता से बनी हुई है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। कौन है? तो मोहनजोदड़ो में मिली थी। प्रथम निर्मित नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त इमारतों में अन्ननागार सबसे बड़ा है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार, सभा भवन एवं पशुपति महादेव की मूर्ति प्राप्त हुई है। कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? कौन है? तो लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह है। लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह था। लोथल वर्तमान समय में गुजरात के अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से फारस के माप तौल के पैमाने प्राप्त हुए हैं। पहले ईरान को फारस कहा जाता था। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। इस स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का पता चलता है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन है? तो कौन है? गुजरात। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। धौलावीरा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा की नगर निर्माण योजना समांतर चतुर्भुज के समान थी। युग समाधान डबल उरियल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। युग्मित समाधान का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से युग्मित समाधि प्राप्त हुई है जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों को साथ साथ अपनाया गया था। लोथल सिंधु सभ्यता कालीन बंदरगाह था। यहाँ से फारस के माप तौल के पैमाने प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानक हड़प्पीय ईंटों की ऊंचाई चौड़ाई का निर्माण किसमें का अनुपात क्या था? कितना अनुपात था? तो याद रखिएगा 1:2:4। कितना अनुपात था? 1:2:4 का अनुपात था। मानक हड़प्पाई ईंटों का कितना अनुपात था? 1:2:4 का अनुपात था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंटें 51 पॉइंट मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंटें 51.43 सेंटीमीटर गुने 26.20 सेंटीमीटर गुने 6.35 सेंटीमीटर का आकार की है। समानता 27.94 सेंटीमीटर इंटू 13.90 सेंटीमीटर इंटू 6.35 सेंटीमीटर का आकार के ईंटों का प्रयोग किया गया है। सबसे छोटी आकार का जो ईंट था वो 24.13 इंटू 11.05 इंटू 5.08 सेंटीमीटर का था। हड़प्पा मुद्रा में सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय है। कौन है? तो एक श्रृंग। हड़प्पाई मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक श्रृंगी बैल से है। सिंधु सभ्यता कालीन मुहर पर सबसे अधिक संख्या में एक श्रृंगी बैल की आकृति मिली है। मुहर को ही हम मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता काल में मुहर सबसे अधिक संख्या में सेल खड़ी की सहायता से बनती थी। इसके बाद मुहर पकी हुई ईंट से बनती थी। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लिए समानतः 3 नामों का प्रयोग किया गया है। सिंधु की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कौन सा हड़प्पा
व्यापार केंद्र था? कौन था? लोथल। लोथल नामक स्थान हड़प्पा के व्यापार केंद्र था। लोथल से फारस फारस के माप तौल के पैमाने प्राप्त हुए हैं। पहले ईरान को फारस कहा जाता था। लोथल से गोदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो पक्की हुई ईंटों की सहायता से बनी हुई है। नाव के रुकने वाले स्थान को गोदी कहा गया है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन है? सतलज। सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है सतलज। ऋग्वेद में सतलज को सतुद्री के नाम से पुकारा गया है। वही सिंध नदी को सिंधु के नाम से पुकारा गया है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु सभ्यता काल में कुबर वाला बैल पशुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक पवित्र माने जाते थे। वही पेड़ पौधों में पीपल का पेड़ सबसे अधिक पवित्र माने जाते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विषुव के समय पूरे संसार में दिन और रात बराबर होते हैं। विषुव के समय भूमध्य रेखा लंबवत होता तथा प्रकाश वृत्त ध्रुवों से गुजरता है। इनमें से कौन कथन है सत्य है? तो इनमें से दोनों कथन सत्य है। इनमें से दोनों के दोनों कथन क्या है? सत्य है। चलिए, पृथ्वी से सदा चंद्रमा एक ही तल नजर आता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। देखिए इनमें से देखिए दोनों के दोनों कथन सत्य है। ठीक है, पृथ्वी से सदा चंद्रमा का एक ही तल नजर आता है क्योंकि चंद्रमा का घूर्णन एवं परिक्रमण काल दोनों एक ही होता है। दो स्थानों के बीच समय के अंतर के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? कौन है? तो देशांतर उत्तरदायी होते हैं। देशांतर रेखा यह निश्चित होता है कि कोई स्थान प्रधान मध्याह्न रेखा से कितना पूर्व तथा कितना पश्चिम स्थित है। किस स्थान का जीएमटी सबसे आगे होगा? किसका आगे होगा? तो बगदाद का। इराक की राजधानी बगदाद 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, अतः उसका जीएमटी 3 घंटा आगे है। बाकी शहर लिस्बन, न्यूयॉर्क, ब्यूजर्स आयर्स जीएमटी 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम में अवस्थित है, अतः इनका समय जीएमटी से पीछे होगा। जबकि भारत का जो समय है जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन स्थानों पर जीएमटी से पीछे होगा? तो कहाँ कहाँ पीछे होगा? तो लॉस एंजल्स में और कहाँ? मॉन्ट्रियल में जीएमटी से पीछे होगा। दोनों जीएमटी पश्चिम में अवस्थित है। किसी भी देश का समय ग्रीनविच मानक समय से गुणक से भिन्न होता है। आधे घंटे गुणक से भिन्न होता है। आधे घंटे गुणक से भिन्न होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी भी स्थान से एक निश्चित अवधि में सूर्य ग्रहण की अपेक्षा चंद्र ग्रहण अधिक देखे जा सकते हैं क्योंकि सभी चंद्र ग्रहण एक पूरे गोलार्ध में नजर आते हैं परंतु सभी सूर्य ग्रहण पूरे गोलार्ध में नजर नहीं आते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? सूर्य के बाहरी सतह को कोरोना कहते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी भाग क्रोमोस्फेयर कहलाता है। सूर्य के केंद्रीय भाग को फोटोस्फेयर प्रकाश मंडल कहा जाता है। प्रकाश मंडल के ऊपर की परत की गैसीय अत्यधिक गर्म है परंतु उनका घनत्व अत्यधिक कम है। यह परतें अत्यंत धुंधिल तथा सूर्य की चक्रिका से उत्सर्जित प्रकाश में दृष्टि गोचर नहीं है होती, परंतु पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य की चंद्र चक्रिका का प्रकाश पूर्णतः अवरुद्ध हो जाता है तब सूर्य के महत्तम परत दृष्टि गोचर हो जाती है। यह सूर्य के चारों ओर मुकुट जैसा प्रतीत होता है। इस परत को कोरोना कहते हैं। सौर पृष्ठ लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है। कौन करता है? देशांतर। दो स्थानों के समय की देशांतर रेखा प्रभावित करता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच का समय 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। 1 घंटा के लिए सूर्य का 15 डिग्री देशांतर की दूरी तय करना पड़ता है। पूरे विश्व में 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संसदात्मक व्यवस्था, कार्यपालिका के संसद सदस्य संसद का सदस्य होता है। कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि अध्यात्मात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका संसद के स्वतंत्र होता है। अध्यात्मात्मक प्रणाली में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का गठन 1946 में नवंबर 1946 में हुई। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई और प्रथम अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। मुस्लिम लीग के संविधान सभा से अलग हो जाने के पश्चात सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई। भारत विभाजन के पश्चात पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 निर्धारित की गई थी, जबकि भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 324 शेष रह गई। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। इसे 22 जनवरी 1947 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसने संविधान की प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? सभापति सहित कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य थे। भारत को संविधान को कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जबकि संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया। भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय सहमति से लिए। संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मत प्रस्ताव से आपसी सहमति के आधार पर संविधान को तैयार किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस की इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहली बार 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडोत्तोलन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारत के संविधान में कितने भागों में विभक्त है? तो 22 भागों में। संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग था, जो बढ़कर 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूची और 25 भाग हो गया है। भारत का संविधान भारत को राज्यों का समूह घोषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 1 के आधार पर भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। संविधान का प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर संविधान सभा के अध्यक्ष भारत का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित करते हुए भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया। प्रारूप समिति के समूह प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? जवाहरलाल नेहरू ने। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन है? बैरोमापी। वायुमंडलीय दाब को बैरोमापी द्वारा मापा जाता है। आर्द्रता मापी द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। हमारे शरीर में वायुमंडल का दाब बहते बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक होने के कारण हमारे शरीर में वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हमें महसूस नहीं कर सकते हैं। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा? तो निर्वात में होगा। किसी पिंड का अधिकतम भार निर्वात में होगा। विभिन्न धातुओं के बने 1-1 किलोग्राम के 4 घन जल में तौले जाएं तो न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। विभिन्न धातुओं से 1-1 किलोग्राम के 4 घन जल में तौले जाएं तो न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। हाइड्रोजन से भरा एक गुब्बारा किसके आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा? 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से पंख को। हाइड्रोजन से भरा 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख को आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा। किसी
झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता है तो उसका उत्प्लावन एक समान रहता है। किसी झील में पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है इस पर उत्प्लावन बल एक समान रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वह मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती है, इसका कारण है द्रवों द्वारा न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। पारे के दो बूंदों को संपर्क में लाने पर मिलकर एक बड़ी बूंदी बनाती हैं, इस कारण द्रव द्वारा न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना है। कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण यह है कि कांच के साथ पारे का आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक है। कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोली बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण यह है कि कांच के साथ पारे का आसंजन की अपेक्षा जल का संयोजन अधिक होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सहसंजक बल कहते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। इसी बल के कारण कांच पानी को भिगोता है। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं। पीतल के बर्तनों पर निकेल की पॉलिश की जाती है। क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछाल निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। बर्नौली प्रमेय के आधार पर क्रिकेट की घूमती गेंद वायु में इधर उधर उछाल बर्नौली प्रमेय के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर युवक गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेजी गति से रेल गाड़ी गुजरने पर युवक गाड़ी के तरफ क्या पड़ता है, गिर पड़ता है। दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? जब उनका प्रसारण दाब समान हो। दो विलयनों में जब उनका प्रसारण दाब समान हो तो उसे आइसोटोनिक कहा जाता है। गैस एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? तो तरल होता है। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडर में रसोई गैस तरल लिक्विड अवस्था में होता है। ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अधिक लगता है। द्रव का आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम लगता है। गैस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को घोल को विलयन कहते हैं। रसोई गैस का मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन यानी एलपीजी बना होता है किससे? बीपी से ब्यूटेन और प्रोपेन से बना होता है। रसोई गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में इथाइल मरकेप्टेन C2H5SH को मिला देने से एक विशेष प्रकार का तीखा गंध होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। धान के खेत प्राय मीथेन गैस निकलता है। CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस में सबसे अधिक 85% मीथेन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि होता है। प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस में सबसे अधिक मीथेन 83% होता है। वायु गैस में सबसे अधिक 65% मीथेन होता है। अभ्रक क्या है? तो अभ्रक ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक है। अभ्रक ऊष्मा का चालक और बाकी विद्युत का कुचालक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइम कैसे पदार्थ हैं? जटिल कार्बन पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं। एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलता है। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। बिजली बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस होता है। बल्ब के अंदर आखिर गैस आर्गन भरी हो जाती है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। कभी कभी यह देखा गया है जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है। इसका कारण क्या है? खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, क्योंकि खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। जंग लगे हुए लोहा का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? कुछ अधिक होता है। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे के कुछ अधिक होता है। परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य तापमान कहा जाता है।
ताप मापने का वह पैमाना -273 डिग्री सेल्सियस को शून्य माना जाता है, परम ताप पैमाना कहलाता है। ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। ईंधन के जलते समय उसमें कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। मछली के रिवर में विटामिन डी पाया जाता है। रेनिन का स्रवन करने वाला अंग कौन है? अमाशय। रेनिन का सेक्रेशन स्टोमैक द्वारा होता है। किडनी मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है, इसमें यूरिया बनता है। किडनी के फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं, यानी किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। निमेषक पटल, कृमि रूप से प्रशोषिका कर्णपेशियां और कॉक्सी अस्थि। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह कौन है? निमेषक पटल, कृमि रूप प्रशोषिका कर्णपेशियां कॉक्सी अस्थि। वेस्टिगियल ऑर्गन्स, अवशेषी अंग यानी वैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में कार्यरत थे लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है, ऐसे अंग को वेस्टिगियल ऑर्गन कहते हैं। पुनरुद्भवन रीजनरेशन मिलता है प्लेनेरिया में रीजनरेशन की क्रिया देखने को मिलता है। समवर्ती अंग, चमगादड़ के पंख व तितली के पंख समवर्ती अंग के उदाहरण हैं। समरूप अंग, एनालोगियस ऑर्गन, चमगादड़ के पंख एवं तितली के पंख। समजात अंग, वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित होने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन के समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा तथा मनुष्य के हाथ को मौलिक रचना एक जैसी ही होती है। समरूप अंग, ऐसे अंग जो समान कार्य के उपयोजित होने के हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, उसे समजात अंग कहते हैं परंतु मूल रचना में भ्रूणीय परिवर्तन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। कौन हार्मोनल बीमारी है? घेंघा, हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है। थायराइड ग्लैंड से स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है। सर्दी जुकाम ये एक वायरल डिजीज है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग, यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। बीसीजी, बैसिलस कैलमेट गिवरिन का टीका इसमें लगाया जाता है। लेप्रोसी या कोड या कुष्ठ माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। इसकी रोकथाम के लिए MDT मल्टी ड्रग थेरेपी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। डार्विनिज्म क्या है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विनिज्म है। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन थे। उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत प्रतिपादन लेमार्क के द्वारा किया गया। लेमार्क ने फिलोजोइक जोलॉजिक पुस्तक का प्रतिपादन किया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। इसके अनुसार जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है। जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो दूसरे को कोई लाभ न हो तो उसे कॉमेंसलिज्म कहते हैं। जब दो जीव साथ रहे और एक को लाभ हो दूसरे को कोई लाभ न हो तो इसे कैमोनोसिलिज्म कहते हैं, सहभोजता कहते हैं। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होता है परजीवता कहते हैं। एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है तो इसे परभक्षण कहते हैं, जैसे गिद्ध। चलिए इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त हो गया। धन्यवाद।